हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फास्ट आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रसून बाबा आपके लिए लेकर आया हूँ पेपर 3 पार्ट बी यूनिट 4, जिसमें हमारे विभिन्न प्रकार के हेल्थ से संबंधित जानकारियों का अध्ययन हम करेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हमने क्या देखा है, विभिन्न प्रकार के बायोमार्कर। बायोमार्कर क्या हैं, उनकी आवश्यकता क्यों है, बायोमार्कर का क्या महत्व है, बायोमार्कर के उदाहरण क्या हैं। इसके अतिरिक्त जो 3 बायोमार्कर हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं, सीरोलॉजी, हेमेटोलॉजी और जैव रसायन, उनको भी हमने संपूर्ण रूप से कवर करने का प्रयास किया है। आज हम अपने सिलेबस में जो एक पोलियो नामक विषय दिया हुआ है, उसका संपूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने से पहले आपके लिए बता दें कि पोलियो विषय मिशन के रूप में नहीं दिया है हमारे सिलेबस में। हम उसका मिशन तो पढ़ेंगे ही, मिशन के साथ साथ पोलियो क्या है, पोलियो किस प्रकार ये वायरस से होता है, पोलियो के वायरस कितने प्रकार के होते हैं, पोलियो की भारत में स्थिति क्या है, पोलियो को निदान के लिए भारत सरकार क्या प्रयास कर रही है, प्रयास करने के बाद वर्तमान में स्थिति उसकी क्या हुई है, विश्व सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इन सभी को हम अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं पोलियो। पोलियो का जैसे ही हम नाम सुनते हैं हमारे मन में क्या आता है, अपंगता। अपंगता मीन्स विकलांगता। क्लियर? तो पोलियो क्या है, यह अपंगता का एक प्रकार का कारक है। अपंगता मीन्स किसी कार्य करने में अक्षम हो जाना। अपंगता कारक और एक संभावित घातक वायरल संक्रामक रोग है जो किसको प्रभावित करता है, आपके तंत्र को प्रभावित करता है। अभी हमने एक शब्द देखा क्या, अपंगता। अपंगता को हमने क्या अर्थ देखा कि यह अपन कोई अंग कार्य करना बंद कर देता है। क्लियर? तो वह क्या हो जाती है, उसकी अपंगता हो जाती है। क्यों कर देती हो जाती है, जब हमारा मस्तिष्क कोशिकाओं द्वारा, या कोशिकाओं ना लिख के हम लिखेंगे तंत्रिकाओं द्वारा, किसको भेजता है, संकेत को भेजता है, वह संकेत अंगों तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो वह क्या हो जाती है, अपंगता का कारण बन जाता है। क्लियर? तो पोलियो अपंगता कारक एक संभावित घातक वायरल संक्रामक रोग है जो तंत्र को प्रभावित करता है। या किसको प्रभावित करता है, आपके तंत्र को प्रभावित करता है। प्रतिरक्षात्मक रूप से पोलियो वायरस के कितने प्रकार होते हैं, 3 अलग अलग प्रकार होते हैं। पहला क्या हो जाएगा आपका, WPV फर्स्ट, WPV सेकेंड, WPV थर्ड। तब इसके पहले हम क्या देखेंगे, पोलियो के वायरस का नाम क्या है। तो पोलियो के वायरस का नाम है आपका पोलियो मेलाटाइटिस। क्या नाम है इसके, पोलियो के वायरस का नाम पोलियो मेलाटाइटिस। क्लियर? तो पोलियो के वायरस को कितने भागों में डिवाइड किया है हमने, 3 भागों में डिवाइड किया है। WPV फर्स्ट, WPV सेकेंड, WPV थर्ड। वाइल्ड पोलियो वायरस फर्स्ट, वाइल्ड पोलियो वायरस सेकेंड, वाइल्ड पोलियो वायरस थर्ड। लक्षणात्मक रूप से तीनों उपभेद समान होते हैं, अर्थात तीनों उपभेदों के लक्षण तो समान होते हैं, परंतु पक्षाघात या मृत्यु का कारण बन सकते हैं। तीनों के लक्षण समान होते हैं, लेकिन यह लक्षण किसके, पक्षाघात या अपंगता या मृत्यु का कारण बन सकते हैं। लेकिन यह अलग कैसे होते हैं, अनुवांशिक और वायरोलॉजिकल रूप से यह अलग पाए जाते हैं। जब भी आप ये लिखें तो इसमें जरूर ऐड कीजिएगा कि यह किस रूप से समान होते हैं। लक्षणात्मक रूप से तो समान होते हैं, लेकिन अनुवांशिक एवं वायरोलॉजिकल रूप से यह कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। क्लियर? इसके बाद हम देखते हैं पोलियो का प्रसार कहाँ से होता है। कभी भी आपका आ सकता है, पोलियो वायरस के प्रकार लिखिए। पोलियो वायरस का प्रसार का मुख्य मार्ग क्या होता है, इसे बोलते हैं फेसियल ओरल रूट, या मलाशय मुख्य मार्ग को क्या बोलते हैं हम, पोलियो के प्रसार का माध्यम कहा जाता है। के माध्यम से दूषित पानी या भोजन के माध्यम के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में यह फैलते हैं। यह कितने सामान्यतः किन आयु वर्ग के बच्चों को प्रभावित करते हैं, या ये किन आयु वर्ग के व्यक्तियों को प्रभावित करते हैं, तो सामान्यतः देखा जाता है पोलियो 5 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के लिए प्रभावित करते हैं। आंत में वायरस की संख्या में बढ़ोतरी होती है, जहां से यह तंत्र पर आक्रमण कर सकते हैं, जो पक्षाघात का कारण बनती है। आंत में क्या होती है, वायरस की संख्या में बढ़ती जाती हैं, और यह किसको प्रभावित करते हैं, तंत्र को प्रभावित करने लगते हैं, और यह पक्षाघात का कारण बन जाती है। इसके बाद अभी हमने क्या क्या देखा है, पोलियो क्या है। सबसे पहले हमने क्या देखा है, पोलियो अपंगता कारक और एक प्रकार की संक्रामक बीमारी है।
ठीक है, घातक संक्रामक रोग है। ठीक है, इसके वायरस क्या देखा हमने, पोलियो मेलाटाइटिस इसका वायरस का नाम हो जाएगा। जिसे कितने प्रकार में उपभेद होते हैं, इसके 3 उपभेद बांटे गए हैं। वाइल्ड पोलियो वायरस फर्स्ट, वाइल्ड पोलियो वायरस सेकेंड, वाइल्ड पोलियो वायरस थर्ड। इसके बाद हमने क्या देखा है, इसमें समानता और असमानता। तो समानता किस रूपों में पाई जाती है, लक्षणात्मक रूप से असमान होते हैं। और असमानता किस रूपों में पाई जाती है, अनुमान जेनेटिक और बायोलॉजिकल रूप से है भिन्न भिन्न पाए जाते हैं। लेकिन इनका एक समान विशेषता क्या है, या मृत्यु और पक्षाघात का कारण बनते हैं। उसके बाद हमने क्या देखा है, इसका प्रसार। तो इसका प्रसार किसके द्वारा होता है, मलाशय मुखमार्ग या फेशियल ओरल रूट के द्वारा इसका प्रसार होता है। या फेशियल ओरल रूट से कैसे, भोजन या अपशिष्ट पदार्थों के द्वारा इसका प्रसार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में होता है। जब हमने देखा यह किस आयु वर्ग के बच्चों को प्रभावित करता है, तो हमने देखा 5 वर्ष या उससे कम आयु वर्ग के बच्चों को यह प्रभावित करता है। जैसे जैसे पोलियो की आंतों में पोलियो के वायरस की संख्या बढ़ती जाएगी, उसका प्रभाव मस्तिष्क पर बढ़ता जाएगा और वह अपंगता का कारण बनता जाएगा। इसके बाद आ जाती है, हम इसके लक्षण पर आ जाएंगे। तो इसके सामान्य लक्षण क्या हैं, जब पोलियो कम मात्रा में व्यक्ति को प्रभावित करता है तो उसके सामान्य लक्षण बुखार, थकान, जी मचलाना, सिर दर्द, हाथ पैर दर्द आदि हो जाते हैं। यह क्या हो जाते हैं, इसके सामान्य लक्षण हो जाते हैं। लेकिन जब दुर्लभ मामलों में पोलियो संक्रमण के लक्षण देखे जाते हैं तो मांसपेशियों में पक्षाघात हो जाना, सांस लेने में दिक्कत आना, मांसपेशियों का लकवाग्रस्त हो जाना, मस्तिष्क में कोई संक्रमण होना जाना, या क्या हो जाएंगे, उसके दुर्लभ मामलों में लक्षण हो जाएंगे। क्लियर। उसके बाद आ जाएंगे हम इसकी रोकथाम एवं इलाज। तो इसकी रोकथाम के लिए सबसे पहले क्या है, टीकाकरण पद्धति। इसके टीके 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ओपीवी या ओरल पोलियो वैक्सीन, दूसरा होता है आपका आईपीवी या इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन। ओरल पोलियो वैक्सीन जो व्यक्ति को, जो शिशु को या बच्चों को सीधे मुंह के द्वारा दी जाती है, उसे क्या कहा जाता है, ओरल पोलियो वैक्सीन कहा जाता है। क्लियर। यह कब दी जाती है, इसकी 5 खुराकें होती हैं ओरल पोलियो वैक्सीन की। पहली जन्म के समय दी जाती है, 3 खुराकें आपकी 6 सप्ताह, 10 सप्ताह और 14 सप्ताह में दी जाती है, और एक बूस्टर खुराक के रूप में 16 से 24 महीने की उम्र में दी जाती है। तो ओरल पोलियो वैक्सीन जो वैक्सीन सीधे मुंह के द्वारा बच्चों को दी जाती है, इसकी 5 खुराकें दी जाती हैं। पहली जन्म के समय दी जाएगी, दूसरी 6 माह, दूसरी क्या है आपकी 6 सप्ताह है, तीसरी 10 सप्ताह है, चौथी 14 सप्ताह है, और 5वीं आपकी 6 माह है, 6 से 24 माह की उम्र में दी जाती है। इसके बाद दूसरी वैक्सीन का हम इसके लिए देखें तो उसका नाम क्या है आपका आईपीवी या इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, जो आपका सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम, इसे हम पढ़ेंगे भी। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस की तीसरी खुराक के साथ एक अतिरिक्त खुराक के रूप में यह दी जाती है। किसके रूप में, जो आपका सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसके तहत डीपीटी या टीका लगाया जाता है, जहां डी से आता है आपका डिप्थीरिया, पी से पर्ट्यूसिस और टी से आपका हो जाएगा टिटनेस। तो उसकी जो आपकी तीसरी खुराक दी जाती है उसके साथ एक अतिरिक्त खुराक के रूप में आपकी आईपीवी की खुराक दी जाती है। यह क्या हो जाएगा, उसका उपचार या रोकथाम हो जाएगी। क्लियर। इसके बाद आ जाएंगे भारत और पोलियो। भारत और पोलियो में हमने क्या देखा है कि 3 वर्ष के बाद दौरान 0 मामलों के बाद भारत को कब 2014 में WHO द्वारा पोलियो से मुक्त प्रमाणन प्राप्त हुआ। यह उपलब्धि पल्स पोलियो अभियान के बाद प्राप्त हुई, जिससे सभी बच्चों के लिए दवा पिलाई जाती है। यहाँ से हमें क्या देखना है आपका पल्स पोलियो अभियान। तो पल्स पोलियो अभियान का प्रारंभ कब हुआ है आपका 16 मार्च 1995। इसलिए 16 मार्च को हम क्या मनाते हैं आपका राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाते हैं। क्लियर। 16 मार्च क्या हो जाएगा आपका राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस हो जाएगा। क्लियर। देश में वाइल्ड पोलियो वायरस के कारण अंतिम मामला कब देखा गया है आपका 13 जनवरी 2011 को इसका अंतिम मामला देखा गया है। तो अपन ने क्या देखा था अभी, भारत में पोलियो 2011 में आपका 13 जनवरी को क्या था, पोलियो का आपका अंतिम मरीज देखा गया था, जिसके कारण 2014 में किसके द्वारा आपका WHO द्वारा भारत को क्या कर दिया गया है, पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया है। क्लियर।
उसके बाद पोलियो उन्मूलन उपाय, वैश्विक उपाय में क्या देखेंगे, वर्ष 1988 में वैश्विक पोलियो उन्मूलन पहल, जिसे क्या कहा जाता है, GPEIV कहा जाता है, के तहत राष्ट्रीय सरकारों WHO द्वारा शुरू किया गया था। तो कभी भी आ जाए आपका GPEI, यह क्या है आपका वैश्विक पोलियो उन्मूलन पहल है, के तहत राष्ट्रीय सरकारों मतलब प्रत्येक देश की सरकारों तथा WHO द्वारा शुरू किया गया था। वर्तमान में विश्व की, जिसका परिणाम क्या हुआ है, वर्तमान में विश्व की जो 80% आबादी है वह पोलियो से मुक्त हुई है। पोलियो टीकाकरण गतिविधियों के दौरान विटामिन ए के व्यवस्थित प्रबंधन के माध्यम से अनुमानित 1.5 मिलियन नवजातों की मौतों को रोका गया है। अपन इसमें केवल यह लिख देना है कि इसकी उपलब्धि क्या हुई है, 80% जो विश्व की जनसंख्या है वह पोलियो से मुक्त हुई है, और आपके 1.5 मिलियन जो बच्चे हैं उनकी मौतों को रोका गया है। क्लियर। विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाएगा, आपका 24 अक्टूबर को मनाया जाएगा। अब भारत में पहल क्या की जा रही है, तो भारत में पहली पहल क्या है आपकी, पल्स पोलियो अभियान। पल्स पोलियो कार्यक्रम हमने अभी देखा था, कब, GPEI की जो 1988 में आया था, इसको क्रियान्वित करने के लिए, जो आपका विश्व था उसको क्रियान्वित करने के लिए भारत सरकार द्वारा कब, 16 मार्च 1995 में पल्स पोलियो अभियान का प्रारंभ किया गया। ठीक है। इसके अंतर्गत क्या हुआ, 2 प्रकार की डोज बनाए गए, OPV और IPV, ओरल पोलियो वैक्सीन और इंजेक्टिबल पोलियो वैक्सीन। ओरल पोलियो वैक्सीन में हमने क्या देखा था, 5 खुराकें थी। पहली जन्म के समय थी, दूसरी लास्ट में आपकी कौन सी थी, 16 से 20 माह में बूस्टर खुराक थी। ये आपका 7 सप्ताह, 10 सप्ताह और 14 सप्ताह में दी जाने वाली 3 अन्य खुराकें थी। IPV हमने क्या देखा था, जो DPT या टीका लगता है, DPT या टीके की तीसरी खुराक के साथ एक पोलियो की खुराक दी जाती थी, किसमें, IPV के अंतर्गत। इसकी उपलब्धता क्या हो जाएगी आपकी, पल्स पोलियो अभियान की उपलब्धता में जब हम देखेंगे तो वर्ष 2011 या 13 जनवरी 2011 में से भारत में कोई पोलियो का मरीज नहीं देखा गया। अंतिम मरीज कब देखा गया आपका, 13 जनवरी 2011 को देखा गया। इसी को देखते हुए वर्ष 2014 में किसके द्वारा, WHO के द्वारा भारत को क्या कर दिया गया है, पोलियो से मुक्त कर दिया गया है। क्लियर है आपके लिए। पल्स पोलियो अभियान कभी 7 मार्कर में आ जाए तो हम इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं। दूसरी भारत ने पहल क्या की है, सघन मिशन इंद्रधनुष 2.2। पल्स पोलियो अभियान 2019-20 में कितने वर्ष पूरे हो गए थे आपके, 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में क्या प्रारंभ किया गया, सघन मिशन इंद्रधनुष 2.2 प्रारंभ किया गया। उसके बाद हमने देखेंगे राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम 1985। ठीक है। 1985 में प्रतिरक्षण एवं विस्तारित कार्यक्रम में संशोधन करते हुए क्या कर दिया गया था, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम को लाया गया था, जिसका उद्देश्य क्या था, टीकाकरण कवरेज में वृद्धि करना, सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना, स्वास्थ्य सुविधा स्तर में एक विश्वसनीय कोल्ड स्टोरेज चेन का निर्माण करना, कोल्ड चेन सिस्टम स्थापना, वैक्सीन उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। ये क्या हो जाएगा, इस प्रकार से आपका पोलियो कंप्लीट हो जाएगा। एक बार हम क्या करेंगे, पोलियो को पुनः यहाँ पर रिवीजन के तौर पर देख लेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे पोलियो क्या है। तो भाई क्या है पोलियो, एक वायरस जनित बीमारी है। क्लियर। वायरस जनित बीमारी है तो इसके वायरस का नाम क्या हो जाएगा आपका, इसके वायरस का नाम हो जाएगा पोलियो मेलाइटिस, इसके वायरस का नाम हो जाएगा। किस प्रकार की बीमारी है पोलियो मेलाइटिस वायरस, क्या करती है, इससे क्या प्रभाव होता है, दूसरे नंबर पर प्रभाव क्या है आपका, अपंगता। अपंगता का कारण क्या है, मस्तिष्क द्वारा किसे सिग्नल देना बंद हो जाएंगे, आपके शरीर के अंगों पर। ठीक है। इसका प्रसार कैसे होता है, प्रसार देखा है अपन ने फेशियल ओरल रूट के द्वारा। ठीक है। मलाशय मुख मार्ग के द्वारा। ठीक है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इसका प्रसार होता है। क्लियर। उसके बाद हमने देखा है इसके लक्षण, जो हमने इसके लक्षण देखे हैं, तो पोलियो के लक्षण हमने 2 भागों में डिवाइड किए थे। पहला लक्षण क्या था आपका,
सामान्य जो व्यक्ति पोलियो से ग्रसित हुआ उसमें क्या लक्षण देखे जाएंगे। दूसरा क्या हुआ, जो व्यक्ति घातक रूप से पोलियो से ग्रसित हुआ उसमें क्या लक्षण देखे जाएंगे। जब हमने देखा सामान्य रूप से अब कोई व्यक्ति पोलियो से ग्रसित है उसमें क्या लक्षण देखे जा रहे थे, सिर दर्द, जी मचलाना, घबराहट होना, थकान होना, हाथ पैर दर्द होना, सिर दर्द होना, ये क्या हो जाएंगे, उसके सामान्य लक्षण हो जाएंगे। जब हमने उसने देखा घातक, घातक में क्या हो जाएगा, उसको पक्षाघात हो जाएगा, ये क्या हो जाएंगे, उसके लक्षण हो जाएंगे। उसके बाद हमने क्या देखा है, प्रयास। प्रयास को हमने कितने भागों में डिवाइड किया था, 2 भागों में डिवाइड किया था, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा और आपके विश्व के द्वारा। सबसे पहले हम क्या देखें विश्व में, तो विश्व में आपके वैश्विक पोलियो उन्मूलन पहल 1988 में लाई गई। ठीक है, किसके द्वारा लाई गई, WHO और भिन्न देशों की सरकारों के द्वारा ये पहल लाई गई। तो इसका परिणाम क्या हुआ, देश की 80% आबादी क्या हुई, आपकी पोलियो से मुक्त हो गई और लगभग 1.5 मिलियन बच्चों को क्या हुआ, मौत के शिकार होने से बचाया गया। इसी को क्रियान्वयन करने के लिए भारत सरकार द्वारा क्या किया गया, 1995 में, कब, 16 मार्च 1995 में क्या लाया गया, पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम लाया गया। क्लियर। इसका परिणाम क्या हुआ, 2011 तक भारत में क्या हुए, भिन्न प्रकार के माने 2013 जनवरी 2000 को भारत में पोलियो का अंतिम मरीज देखा गया और 2014 में भारत को WHO द्वारा पोलियो से मुक्त घोषित कर दिया गया। क्लियर। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, इसके लिए भिन्न प्रकार के उपाय क्या किया गया, ये क्या थे, सरकार के प्रयास। उपाय में हम देखेंगे इसमें 2 प्रकार की वैक्सीन बनाई गई थी। पहली वैक्सीन कौन सी थी आपकी, OPV ओरल पोलियो वैक्सीन। दूसरी क्या थी आपकी, IP इंजेक्टिबल पोलियो वैक्सीन हो गई थी। जब हमने ओरल पोलियो वैक्सीन में देखा था कि यह मुख्य कैसे सीधे मुख्य में के द्वारा बच्चों को दी जाती है। क्लियर। 2 बूंद जिंदगी का, जिसका अमिताभ बच्चन द्वारा नारा दिया गया है, या अमिताभ बच्चन इसकी ऐड करते हैं। इसकी कितनी खुराक दी जाती हैं, 5 खुराकें दी जाती हैं। पहली खुराक जन्म के समय दी जाती है, दूसरी खुराक 6 सप्ताह, तीसरी खुराक 10 सप्ताह, चौथी खुराक 14 सप्ताह में दी जाती है और 5वीं खुराक इन्हें 6 महीने की आयु में, ये लगभग 6 से 10 महीने की आयु में शिशु को दी जाती है। क्लियर है यहाँ तक आपके लिए। दूसरी क्या देखी थी हमने, IPV या इंजेक्टिबल पोलियो वैक्सीन। इंजेक्टिबल पोलियो वैक्सीन जो आपका राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम 1985 लाया गया था, उसमें जो DPT या टीका दिया जाता था, जो उसकी जो तीसरी डोज दी जाती थी उसके साथ पोलियो की डोज देना प्रारंभ किया गया। क्लियर। इसके अलावा हमारी भारत सरकार द्वारा क्या पहल की गई, एक पहल देखी थी हमने मिशन इंद्रधनुष 2.0। मिशन इंद्रधनुष 2.0 में हमने क्या देखा था, यह वर्ष 2019-20 में प्रारंभ की गई थी। किस उपलक्ष्य में प्रारंभ की गई थी, पल्स पोलियो अभियान जो हमारा 1995 में प्रारंभ हुआ था, उसके 25 वर्ष पूर्ण हो गए थे, जिसके लिए हमने क्या किया, मिशन इंद्रधनुष 2.0 लाए। इसके अलावा राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम 1985 लाए। ये हमारे क्या हो जाएंगे, पोलियो से संबंधित भारत सरकार के प्रयास हो जाएंगे। ये क्या हुआ आपका आज का टॉपिक, पोलियो कंप्लीट हुआ। क्लियर है यहाँ तक आप सभी के लिए। आप सभी के लिए बता दें कि फास्ट IAS अकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर प्रीलिम्स के लिए प्रतिदिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाले जाते हैं। आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के द्वारा आप अपनी प्रीलिम्स की तैयारी को और बेहतरीन कर सकते हैं। साथ में इसके समस्त कंटेंट की PDF हिंदी माध्यम के लिए अलग और अंग्रेजी माध्यम के लिए अलग तैयार की गई हैं, जिसे आप फास्ट IAS अकेडमी के ऐप अथवा टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। तो आपका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में हम क्या पढ़ेंगे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे क्या है, कब से प्रारंभ किया गया, भारत सरकार मीन्स इसका प्रारंभ करने का क्या उद्देश्य था, वर्तमान में कौन सा सर्वे लाया गया है, उस सर्वे द्वारा क्या डेटा बताया गया है, इस सर्वे का उपयोग क्या है, महत्व क्या है, इन सभी पहलुओं को हम इसमें कवर करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, NFHS। आप लोगों को क्या याद करना है, सभी का जो शॉर्ट फॉर्म रहता है इसको लॉन्ग फॉर्म में आपको याद करना है, क्योंकि 2 मार्क्स में आपका क्वेश्चन आ सकता है सीधा, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे
NFHS का पूरा नाम लिखिए। क्लियर। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण बड़े पैमाने पर किया जाने वाला एक बहुस्तरीय सर्वेक्षण है जो पूरे परिवार के प्रतिनिधि नमूने के रूप में किया जाता है। किसके पूरे परिवार को का एक प्रकार सर्वे किया जाता है, किसके द्वारा? भारत सरकार का किया जाता है। इसकी प्रकृति कैसी है? बहुस्तरीय परीक्षण है। इसमें किस किस का नमूने लिए जाएंगे? मृत्यु पंजीकरण, पूर्व विद्यालयी शिक्षा, बाल टीकाकरण के विस्तारित डोमेन, बच्चों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्वों के घटक, मासिक धर्म स्वच्छता, शराब तंबाकू के उपयोग, गैर संचारी रोगों के अतिरिक्त घटक, 15 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के सभी लोगों में उच्च रक्तचाप, मधुमेह को मापने के लिए विस्तारित आयु सीमा इसमें शामिल की जाएगी। तो इसके घटक क्या क्या हैं आपके? मृत्यु पंजीकरण को एक आंकड़ों इसमें शामिल किया जाएगा, पूर्व विद्यालयी शिक्षा एक आंकड़ों इसमें शामिल किया जाएगा, बाल टीकाकरण के विस्तारित डोमेन को शामिल किया जाएगा, बच्चों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्वों के घटकों को इसमें शामिल किया जाएगा, मासिक धर्म और स्वच्छता से संबंधित आंकड़ों को इसमें शामिल किया जाएगा, शराब और तंबाकू उपयोग की आवृत्ति उसमें शामिल किया जाएगा, गैर संचारी रोगों के अतिरिक्त घटकों को इसमें शामिल किया जाएगा, 15 वर्ष तथा उससे अधिक की आयु के सभी लोगों के उच्च रक्तचाप व मधुमेह को मापने में, विस्तारित आयु सीमा को मापने में इसका प्रयोग, इनके आंकड़े इसके द्वारा जारी किए जाएंगे। देखो, यह सतत विकास लक्ष्यों जिन्हें कब तक हासिल करना है? 2030 तक हासिल करना है, तो को तय करने के लिए निर्देशक के रूप में कार्य करते हैं। देखिए, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो डेटा आपका जारी करेगा, उस आंकड़े का प्रयोग किस के लिए करेंगे हम? इसने आंकड़ों को जारी किया, उस आंकड़ों का प्रयोग भारत की स्थिति के लिए करेंगे। स्थिति के द्वारा हमें कमियां पता चलेंगी, कमियों के बाद हम उन निदान करने के लिए क्या बनाएंगे? भिन्न प्रकार की योजनाएं बनाएंगे। योजनाओं के क्रियान्वयन से क्या हो जाएगा? देश की क्षेत्रवार स्थिति में सुधार हुआ। क्षेत्रवार स्थिति में सुधार हुआ तो हमारी एसडीजी की रैंकिंग विश्व में बढ़ेगी। एसडीजी की रैंकिंग बढ़ेगी तो हम क्या कर लेंगे? एसडीजी के जो गोल हैं उन्हें प्राप्त कर लेंगे। क्लियर। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे द्वारा जो आंकड़े दिए जाएंगे उनसे हम स्थिति जान लेंगे, स्थिति से उनकी कमी पता चल जाएगी, किन क्षेत्रों में कमी है। कमियों के निदान के लिए हम योजनाओं का निर्माण करेंगे। योजनाओं के क्रियान्वयन से क्या हो जाएगा? देश में क्षेत्रवार स्थिति क्या रहेगी? धीरे धीरे सुधरने लगेगी। जब धीरे धीरे स्थिति सुधरेगी तो हमारी एसडीजी में रैंकिंग अपने आप ही सुधर जाएगी। क्लियर। अब इसके उद्देश्य क्या हो जाएंगे? इसके उद्देश्य मेनली, इसका उद्देश्य वही है आपका उत्तरोत्तर मुख्य उद्देश्य भारत और स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं अन्य उभरती क्षेत्रों से संबंधित विश्वसनीय और तुलनीय डेटा प्रदान करना। कैसा डेटा प्रदान करना? आपका संबंधित विश्वसनीय और तुलनीय डेटा प्रदान करना इसका उद्देश्य हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद आ जाते हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे राष्ट्रीय रिपोर्ट की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, या इसके द्वारा जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो वर्तमान में कितनेवा क्रम का हुआ है? 5वां हुआ है। पहला कब हुआ था इसका? फर्स्ट हुआ था आपका 1992-93 में। एक कौन सा है आपका? 5वां है। एक कब आया आपका? 2019 में आया। इसके द्वारा प्रजनन दर के बारे में क्या बताया गया है? प्रजनन दर या TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट। तो टोटल फर्टिलिटी रेट जो आपकी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के अनुसार कितनी थी आपकी? 2.2 थी। वह 5 के अनुसार कितनी हो जाएगी आपकी? 2.0 हो जाएगी। क्लियर। सबसे ज़्यादा कहाँ हो जाएगी आपकी? बिहार में और मेघालय में प्रजनन दर हो जाएगी, जबकि सबसे कम कहाँ हो जाएगी आपकी? सिक्किम और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यह हो जाएगी। तो हमने क्या देखा? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के 5 के अनुसार, 4 के अनुसार जो हमारी टोटल फर्टिलिटी रेट या कुल प्रजनन दर आपकी 2.2 थी, वह आपकी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार कितनी हो गई है? 2.0 हो गई है। सबसे ज़्यादा TFR हमारा बिहार में देखा गया है, वहीं सबसे कम TFR हमारा सिक्किम में देखा गया है। ठीक है। अब आ जाते हैं हम कम उम्र में शादियाँ। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार सर्वेक्षण में शामिल नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार सर्वेक्षण में शामिल 23.3 महिलाओं की शादी
18 वर्ष की कम उम्र आयु में हो गई है, बल्कि 4 की रिपोर्ट के अनुसार कितनी थी आपकी 26.8 थी। आप यहाँ पर 4 का आंकड़ा याद ना करके केवल इसमें आप किसका आंकड़ा याद करें, कम उम्र में शादी का महिलाओं की नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार करेंगे। भाई पुरुषों की कम उम्र में शादी कितनी है आपकी 70.7 है। तो सीधा आपको इसमें याद करना है कम उम्र में शादी, शादी। ठीक है, यहाँ आपको दो चीजें देखनी है, मेल के लिए और फीमेल के लिए। फीमेल की कितनी है और मेल की कितनी है। फीमेल के लिए कितनी है आपकी 23.3%। वहीं आपकी एक इसके लिए है, फीमेल के लिए है। वहीं मेल के लिए कितनी है आपकी 17.7 या 70.7% है। किसके अनुसार आपका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार यह आपका डाटा हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद आ जाती है हम किशोर गर्भावस्था। किशोर गर्भावस्था कितनी हो गई है आपकी 6.8% हो गई है। महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा कितनी हो गई है आपकी 29.3% हो गई है। सबसे ज्यादा घरेलू हिंसा कहाँ पर हो रही है, कर्नाटक में हो रही है। और सबसे कम घरेलू हिंसा कहाँ हो रही है आपकी लक्षद्वीप में हो रही है। इसके बाद हम देखेंगे कि संस्थागत प्रसव या संस्थागत जन्म में क्या स्थिति है। तो भारत में संस्थागत जन्म कितना हो गया है, बढ़कर 89% हो गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में आपका 87% था, वहीं शहरी क्षेत्रों में कितना हो गया है आपका 94% हो गया है। उसके बाद हम टीकाकरण स्तर की जानकारी देखेंगे। तो टीकाकरण स्तर में आपकी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार कितना हो गया है 77% हो गया है। कितने 12 से 23 महीने के बच्चों की उम्र को टीका कितने परसेंट बच्चों को लग चुका है आपका 77% बच्चों को लिए लग चुका है। जब हम स्टंटिंग के लिए देखेंगे तो स्टंटिंग के लिए कितना हो गया है आपका 36% हो गया है। शहरी क्षेत्रों में 30%, ग्रामीण क्षेत्रों में 37% स्टंटिंग के मामले देखे जा रहे हैं। उसके अलावा जब हम मोटापा के लिए देखेंगे तो मोटापा के लिए हमारा क्या आंकड़ा है, महिलाओं में मोटापा कितना है आपका 24% देखा जा रहा है। वहीं पुरुषों में मोटापा कितना देखा जा रहा है आपका 23% देखा जा रहा है। क्लियर। अभी तक हमें इसके आंकड़ों को हमने देखा है। इन आंकड़ों को हम एक बार पुनः याद करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हमने क्या देखा है आपका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे देखा है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आपका कब से प्रारंभ हुआ था, 1992-93 से प्रारंभ हुआ था। इसका वर्तमान में कौनवा क्रम है, वर्तमान में इसका 5वां क्रम प्रारंभ किया गया है। कब 2019-20 से या 5वें क्रम का आंकड़े जारी किए गए हैं। इसके बाद हमने देखे हैं इसके उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है भारत की विभिन्न क्षेत्रों में स्थिति जानकर उससे संबंधित आंकड़े प्रदान करना। इसका महत्व क्या हो जाएगा, जब हम इसका महत्व मेनली महत्व हो जाएगा एसडीजी लक्ष्यों को प्राप्त करने में। हम भिन्न क्षेत्रों में भारत की स्थितियों को देखेंगे, उसके अनुसार योजनाओं का निर्माण करेंगे, योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे। योजनाओं के क्रियान्वयन से क्या हो जाएगा, भिन्न क्षेत्रों में भारत की स्थिति का सुधरेगी। जब भिन्न क्षेत्रों में भारत की स्थिति सुधरेगी तो हमारी एसडीजी में रैंकिंग भी क्या होगी, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। एसडीजी में रैंकिंग बढ़ने से क्या हो जाएगा आपका हमें एसडीजी गोल्स लक्ष्य प्राप्त करने में आसानी होगी, या एसडीजी गोल्स में हम भारत की स्थिति सुधर जाएगी। यह इसका क्या हो जाएगा महत्व हो देखा था। उसके बाद हमने देखी थी इसके विभिन्न प्रकार की इसकी रिपोर्ट 2019-20 के अनुसार भिन्न क्षेत्रों में इसके आंकड़े। तो हमने जब टीएफआर देखा था तो टीएफआर में क्या देखा था 2019-20 में टीएफआर कितना देखा था आपका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार टीएफआर 2.0 था। वहीं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के अनुसार टीएफआर कितना था आपका 2.2 था। क्लियर। सबसे ज्यादा टीएफआर कहाँ था आपका, कुल प्रजनन दर सबसे ज्यादा थी आपकी बिहार में, और सबसे कम प्रजनन दर कहाँ देखी थी हमने आपकी सिक्किम में देखी हुई थी। उसके बाद कम उम्र में शादियां देखी थी। तो कम उम्र में शादियों को अपन ने दो भागों में बांटा था, मेल और फीमेल। मेल की 21 वर्ष से कम में और फीमेल की आपकी 18 वर्ष से कम में। फीमेल की कितनी थी आपकी 23.3% थी, मेल की 70.7% थी। किसके अनुसार थी है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार यह आंकड़ा था। क्लियर। उसके बाद हमने क्या देखा था किशोर गर्भावस्था। किशोर गर्भावस्था में हमने क्या देखा था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार 6.8% था, और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के अनुसार कितना था आपका 7.9 था। ये 5 के अनुसार था, ये 4 के अनुसार है। ठीक है। उसके अलावा हमने क्या देखा था महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा।
महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा में केवल अपन को एक ही आंकड़ा याद करना है, 29.3%। यदि आपको इसमें दोनों आंकड़े याद करने हैं तो महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के अनुसार कितना है आपका 31.2% है, बल्कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार 29.9%, 29.3% यह हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद हमने देखा है सबसे ज्यादा घरेलू हिंसा कर्नाटक में देखी गई है, उसी प्रकार सबसे कम घरेलू हिंसा आपकी लक्षद्वीप में देखी गई है। इसके बाद आ जाएंगे हम संस्थागत जन्म। संस्थागत जन्म में हमने 3 आंकड़े देखे थे, टोटल, रूरल और आपका अर्बन। क्लियर। जब हम टोटल की बात करेंगे तो 89% था, रूरल की बात करेंगे तो 87% था, और शहर की बात करेंगे तो या अर्बन की बात करेंगे तो आपका 94% है हो जाएगा। जब भी आप नोट्स बनाएं इस प्रकार की तालिका का प्रयोग करके आप नोट्स या आंसर राइटिंग में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर। उसके बाद टीकाकरण के स्तर पर देखेंगे। टीकाकरण के स्तर में जो आपका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के अनुसार कितना था आपका 62% था, वही नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार कितना हो जाएगा आपका 77% हो जाएगा। उसके बाद स्टंटिंग के लिए देखेंगे, स्टंटिंग कितना हो जाएगा आपका 36% हो जाएगा। मोटापा में हमने देखा था, स्टंटिंग में कितना देखा है आपका 36%, 38% देखा, 36% देखा है। स्टंटिंग को और देख लीजिए, स्टंटिंग में हमने 2 प्रकार के आंकड़े नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 और 5 के अनुसार देखे हैं। 4 के अनुसार कितने थे आपका 38%, वहीं 5 के अनुसार कितना है आपका 36%। वहीं हम मोटापा की बात करेंगे तो मोटापा में हमें क्या देखना है, मैन के लिए और वुमेन के लिए। जहाँ महिलाओं में 24% मोटापा देखा जा रहा है, वहीं पुरुषों में कितना देखा जा रहा है आपका 23% मोटापा को देखा जा रहा है। ये याद रखना कि मोटापा के स्तर बढ़ रहे हैं, 21% से 24% हुआ है। अभी तक हमने हर एक जो देखा था उसमें कमी देखी थी, पुरुषों में भी 19 से 23% हो गया है। लॉकडाउन में लोग ज्यादा बैठे रहे हैं क्या? नहीं, ये तो लॉकडाउन ही पहले के आंकड़े हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम SDG लक्ष्य। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 सभी राज्यों के अनुसार प्रदेशों सतत विकास लक्ष्यों ए संकेतकों समग्र सुधार का प्रदर्शन करता है। मीन से क्या बोल रहा है कि जो सभी राज्य और सभी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें सुधार के लिए क्या बता रहे हैं, हमारे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के जो संकेत बता रहे हैं उनमें यह सकारात्मकता को बता रहे हैं। महिलाओं में आमतौर पर घरेलू निर्णयों में किस सीमा तक भाग लेती हैं और निर्णय लेती हैं उसकी भागीदारी अधिक है। महिलाओं की घरेलू निर्णयों में भागीदारी बढ़ रही है। घरेलू निर्णयों में खुद के स्वास्थ्य देखभाल, प्रमुख घरेलू खरीदारी, अपने परिवार रिश्तेदारों से मिलने जाने से संबंधित निर्णय इसमें शामिल होते हैं। ठीक है। निर्णय लेने में सबसे ज्यादा भागीदारी कहाँ की है आपकी, लद्दाखों की महिला 80% से लेकर नागालैंड और मिजोरम में 99% तक बढ़ गई है। क्लियर। इससे हम क्या देख रहे हैं, हमारे देश में महिला सशक्तिकरण धीरे धीरे बढ़ रहा है। क्लियर। उसके बाद ग्रामीण 77% और शहरी 81% में सीमांत अंतर पाया जा रहा है, लेकिन ग्रामीण स्तर में अभी भी घरेलू निर्णयों में महिलाओं की भागीदारी कम देखी गई है। कितनी देखी गई है, केवल 77% देखी गई है। वहीं शहरों में कितनी देखी गई है आपकी 81% देखी गई है। इससे अतिरिक्त हम महिलाओं के लिए क्या रहेगी, महिलाओं के पास बैंक और बचत खाता होने का प्रचलन 53% से बढ़कर 79% या 79% हो गया है। तो यह क्या हो जाएगी आपकी वित्तीय समावेशन, जो आपका इकोनॉमी में जुड़ा हुआ है वित्तीय समावेशन, उसमें आप डाल सकते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार भारत में वित्तीय समावेशन बढ़ा है, वह कितना हो गया है आपका 79% था, जो आपका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के अनुसार कितना था 53% था। क्लियर सभी के लिए। तो आज हमने क्या किया है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे को देखा है। आज हमने 2 टॉपिक देखे हैं, पहला पोलियो है, दूसरा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है। एक बार हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के लिए पुनः देखेंगे जिससे आपको यह पूरा याद हो जाए। सबसे पहले हमने क्या देखा, NFSH। NFSS का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है। प्रारंभ कब किया गया था, 1992-93 में प्रारंभ किया गया था। उद्देश्य क्या था, बहु स्तर पर इसमें आंकड़ों को एकत्रित करना था। जैसे कौन कौन से आंकड़े, मृत्यु पंजीकरण,
शिक्षा, चिकित्सा, महिलाओं की स्थिति, मासिक धर्म से संबंधित, नामांकन दर से संबंधित, मोटापे से संबंधित, प्रजनन दर से संबंधित और घरेलू हिंसा से संबंधित अन्य संबंध में इसके आंकड़े देखे हुए थे। उसके बाद हमने क्या देखा था, इसका उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों में इसकी भूमिका हो सकती है, इसका महत्व हो गया था। उद्देश्य वही था कि तुलनीय डेटा प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य हो जाया था। उसके बाद अपन ने भिन्न प्रकार के आंकड़े देखे हुए थे। क्लियर है आप लोगों के लिए? इसके बाद हमारा आज का अगला टॉपिक है राष्ट्रीय आयुष मिशन। इसके पहले जो हमने आयुष वाली यूनिट क्लास में कंप्लीट कराई थी ऑफलाइन, उसमें हमने आपको लिए यह मिशन करवाया था आयुष। आयुष क्या है? सबसे पहले इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है आयुष। आयुष भारतीय चिकित्सा पद्धतियों का जो भारतीय चिकित्सा पद्धतियां हैं उनका संक्षिप्त नाम क्या है आपका आयुष। क्लियर? आयुष में ए का आशय ए क्या है? ए आपका आयुर्वेद हो जाएगा, वाई आपका योगा हो जाएगा, यू आपका यूनानी हो जाएगा, एस आपका सिद्धा हो जाएगा और एच आपका होम्योपैथी हो जाएगा। लेकिन आपको ये लिखने में एक सटीकता बरतनी है। ए से आयुर्वेद है, वाई से क्या है आपका योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, इसको आपको लिखना जरूरी है। ये आपका 2022 के प्रीलिमिनरी एग्जाम में पूछ चुके हैं आयुष का फुल फॉर्म। तो वाई में क्या है आपका शामिल, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा शामिल है। यू क्या है आपका यूनानी, एस क्या है आपका सिद्धा, एच क्या है आपका होम्योपैथी। क्लियर? तो आयुष चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा 2014 में कौन सा मिशन लाया गया था? आपके आयुष मिशन के लिए लाया गया था। कब लाया गया था? 2014 में। 2014 में कब? सितंबर माह में। पहले इसकी जो नोडल एजेंसी थी वह क्या थी? राष्ट्रीय फैमिली हेल्थ मिनिस्ट्री। ठीक है, बाद में उसकी नोडल एजेंसी किसको कर दिया गया था? आयुष मंत्रालय को इसका कर दिया गया था। आयुष मंत्रालय को क्यों किया था? क्योंकि 2014 में आयुष मंत्रालय का गठन कर दिया गया था या आयुष मंत्रालय को निर्मित कर दिया था, यहाँ लिखा भी हुआ। इसमें सन सितंबर 2014 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत आयुष विभाग द्वारा 12वीं योजना के दौरान राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के माध्यम से कार्यान्वयन करने के लिए शुरू किया गया। वर्तमान में यह इसके अंतर्गत है, आयुष मंत्रालय के अंतर्गत लागू किया जा रहा है। आयुष मंत्रालय का गठन कब किया गया था? आपके वर्ष 2014 में किया गया था। क्लियर? तो अब आयुष मिशन के घटक क्या हैं? आयुष मिशन के घटक दो भागों में बांट देंगे हम इन घटकों को। एक तो आपके इसके अनिवार्य घटक हो जाएंगे, दूसरे इसके नम्य घटक हो जाएंगे। अनिवार्य घटक में क्या हो जाएगा? पहला आयुष सेवाएं। आयुष सेवाएं किस प्रकार की? भिन्न प्रकार की हॉस्पिटलों की स्थापना की जाएगी इसके अंतर्गत। आयुष के लिए मेडिसिन का निर्माण किया जाएगा इसके अंतर्गत। आयुष के लिए भिन्न प्रकार की रोगों की पहचान करने के लिए आयुष पद्धतियों का प्रयोग किया जाएगा। तो इसका पहला घटक, अनिवार्य घटक क्या है कि आयुष सेवाओं में बढ़ोतरी करना है, आयुष सेवाओं ग्रामीण स्तर तक पहुंचाना है, आयुष सेवाओं को मानकीकरण करना है, आयुष सेवाओं को अन्य जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनके साथ इंटीग्रेटेड पॉलिसी का निर्माण करना है। ठीक है। दूसरा क्या है आपका? आयुष शैक्षणिक संस्थाओं का निर्माण। आयुष से संबंधित जो आपकी टीचिंग होती है या आयुष से संबंधित जहाँ पर कोर्स होते हैं उन शिक्षण संस्थानों को बढ़ाना है। इसके लिए अपन ने क्या किया है? वर्तमान में भारत सरकार द्वारा एक पॉलिसी लाई गई है, वन नेशन वन हेल्थ 2030। इसमें क्या किया गया है? इंटीग्रेटेड या एकीकृत प्रक्रिया या इंटीग्रेटेड प्रोसेस का प्रयोग किया गया है। इंटीग्रेटेड प्रोसेस का प्रयोग किसके लिए किया गया है? इसमें जो आपकी एलोपैथी जो आपकी शिक्षा होती है, एलोपैथी की शिक्षा के साथ अब किसकी शिक्षा भी देना अनिवार्य कर दिया गया है? आयुष की शिक्षा देने पर भी बल दिया जा रहा है। ठीक है। तीसरा क्या है? आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथी औषधियों का गुणवत्ता नियंत्रण करना है। जो आपकी औषधियां हैं उनके लिए गुणवत्ता नियंत्रण करना है। हम आयुष की सीमाएं पढ़ी थी हमने,
उस टाइम पर हमने एक बिंदु देखा था, आयुष में क्या कमियां हैं। तो आयुष से संबंधित जो औषधि हैं वह स्टैंडर्डाइजेशन या उनका मानकीकरण नहीं किया गया है, जिसके कारण वह क्या है, उनकी गुणवत्ता का पता नहीं चलता है। तो ठीक है, तो आयुर्वेदिक, सिद्ध, यूनानी, होम्योपैथी औषधि की गुणवत्ता नियंत्रण करना है। क्लियर। उसके बाद आ जाएंगे हम नम्य घटक। नम्य घटक में योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा सहित आयुष स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना करना है। टेलीमेडिसन। टेलीमेडिसन आपको हमने बताया था, जब आपके लिए टेलीवर्ड बताया था, जब हम आपके लिए कंप्यूटर पढ़ाया था। कंप्यूटर में हमने क्या देखा था, जिस वर्ड के आगे टेली जुड़ जाए तो उसमें हमें क्या करना है, एक वर्ड याद रखना है, दूरस्थ नियंत्रण। दूरस्थ नियंत्रण कैसे, जब टेली के साथ एजुकेशन आ जाए तो दूर से हमें शिक्षा ग्रहण करनी है। जैसे हम यहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं, आप अपने घर में बैठकर पढ़ रहे हैं, इस किसका फॉर्म है, एक प्रकार की टेली एजुकेशन का फॉर्म है। टेली कम्युनिकेशन में क्या रहता है, हम यहाँ पर बैठे हैं, अपने कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, हमारा कंप्यूटर अपन एक कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, दूसरा कंप्यूटर यहाँ से 100 किलोमीटर दूर रखा है, उस पर भी वह सभी काम समान रूप से हो जाएगा। वह क्या हो जाएगा, आपका टेली कंप्यूटिंग हो जाएगी। तीसरा हो जाएगा आपका टेली मेडिसन, दूरस्थ चिकित्सा। ठीक है, दूरस्थ टेलीमेडिसन में क्या हो जाएंगे, आपके दो रूप हो जाते हैं अब टेलीमेडिसन। ये एक तो हो जाता है आपका रोबोटिक, दूसरा हो जाता है आपका नॉर्मल। नॉर्मल में क्या रहता है, इसमें व्यक्ति को फोन कॉल के माध्यम से चिकित्सीय सलाह दी जाती है। आपने एक नाम सुना होगा कोरोना इस समय पर योजना का, कौन सा, वैध आपके द्वार योजना। वैध आपके द्वार योजना है, वह किसके लिए है, आपकी टेली मेडिसन से ही संबंधित योजना है। क्लियर। वैध आपके द्वार योजना किससे संबंधित है, आपकी टेली मेडिसन से संबंधित योजना हो जाएगी। सार्वजनिक निजी भागीदारी सहित आयुष में नवाचार को बढ़ावा देना है। सूचना, शिक्षा और संचार के कार्यकलाप को बढ़ावा देना है। इसके अलावा स्वच्छता प्रमाणन स्कीम परियोजना आधारित इस पर किया गया है। कैसा, स्वच्छता प्रमाणन स्कीम में स्वच्छता से इसको प्रमाणित करने पर भी बल दिया जाएगा। ठीक है, इसके परिणाम क्या हुए हैं, आयुष सेवाओं में क्या हुई है, आपकी वृद्धि हो रही है, दवाओं की बेहतर उपलब्धता हो रही है। पहला परिणाम क्या है, आयुष सेवाओं में वृद्धि, दवाओं की उपलब्धता बढ़ रही है। दूसरे नंबर पर क्या हो जाएगा आपका, बेहतर सुविधाओं में व्यवस्थित अनेकों आयुष शिक्षण संस्थानों की स्थापना की जा रही है। आयुष शिक्षा में सुधार हुआ है। आयुष स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों का इस्तेमाल करते हुए लक्ष्य सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के माध्यम से संचारी गैर संचारी रोगों को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। ध्यान केंद्रित करना नहीं, इसमें क्या है, ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। ये क्या है, उसकी उपलब्धियां हो जाएंगी। तो हमने क्या पढ़ा है अभी, राष्ट्रीय आयुष मिशन। एक बार हम इसे पुनः देखेंगे। आयुष, सबसे पहले हमने आयुष का पूरा नाम देखा। पूरे नाम में हमने क्या देखा, ए से आपका आयुर्वेदिक था, वाई से योगा एवं प्राकृतिक चिकित्सा था, यू से यूनानी था, एस से सिद्धा था और एस से होम्योपैथी था। मिशन कब आया, तो भाई कब आया आपका, 2014 में आया। उसके बाद हमने इसकी नेक्स्ट नोडल एजेंसी के बारे में देखा। तो पहले क्या थी, परिवार फैमिली परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय, फैमिली एंड हेल्थ केयर मिनिस्ट्री। ठीक है, उसके बाद इसकी दूसरी नोडल एजेंसी क्या हो गई है, आपकी आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय 2014 में गठन हुआ, जिसके कारण वह हुई। कौन सी पंचवर्षीय योजना में आई थी, 12वीं पंचवर्षीय योजना में यह आया था। क्लियर, नोडल एजेंसी हो गई है। उसके बाद हमने देखे हैं इसके घटक। इसके घटक में दो प्रकार के घटकों में विभाजित किया है, नम्य घटक और अनिवार्य घटक। अनिवार्य घटक में हमने क्या देखा है आपका, इसके लिए आयुष चिकित्सा संस्थानों की स्थापना करना है। दूसरे नंबर पर क्या देखा है, आयुष सेवाओं का विस्तार करना है। तीसरे नंबर पर क्या देखा है, आयुष के मानकों का निर्धारण करना है। उसी प्रकार जब हमने नम्य घटक में देखा है, आयुष की टेलीमेडिसन के द्वारा आपकी बढ़ावा देना है, आयुष को मानकीकृत करना है। आयुष के लिए हमारे लिए क्या करना है,
आयुष की शिक्षा के लिए केंद्रों की स्थापना करनी है। ये उसके नंबर घटक हुए हैं। दूसरे नंबर फिर हमने उसमें क्या देखा है, इसके परिणाम। इसके घटक एक बार आयुष सेवाएं, आयुष शैक्षणिक संस्थाएं और आयुष के लिए गुणवत्ता नियंत्रण। नंबर में टेली मेडिसन, आयुष स्वास्थ्य केंद्र, सार्वजनिक निजी निजी भागीदारी सहित आयुष में नवाचार। उसके बाद सूचना शिक्षा और तथा संचार कार्य का लाभ। उसके बाद शैक्षणिक प्रमाणन स्कीम लाई गई। अपेक्षित परिणाम में इसमें क्या देखा है हमने, आयुष सेवाओं की दवाओं की बेहतर उपलब्धता इसमें सुनिश्चित कराना है। प्रशिक्षित श्रम बल प्रदान कर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के माध्यम से आयुष स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना है। उसके बाद बेहतर सुविधाओं के से व्यवस्थित अनेक आयुष शिक्षण संस्थानों के माध्यम से आयुष शिक्षा में सुधार करना है। आयुष स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों का इस्तेमाल करते हुए लक्षित सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के माध्यम से संचारी गैर संचारी रोगों को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। क्लियर। आज की क्लास में इतना ही। बने रहिए फास्ट आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के साथ। आप सभी का धन्यवाद।